कहानी की शुरुआत में हम किम फैमिली को देखते हैं, जिनकी माली हालत बहुत खराब है। पूरा परिवार एक ऐसे घर में रहता है जो आधी जमीन में गड़ी हुई है। पहले तो वो किसी की बिना पासकोड वाली फ्री वाईफाई इस्तेमाल कर लिया करते थे, लेकिन अब उसने भी वाईफाई पर पासकोड लगा दिया है, जिसकी वजह से कि वो पूरे घर में नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है जो कि बिना पासकोड वाली हो। उसके पिताजी किम की टिक कहते हैं, घर के हर एक कोने में जाकर देखो, किसी ना किसी का तो फ्री का वाईफाई मिल ही जाएगा। और होता भी ऐसा ही है कि वो को टॉयलेट के पास किसी का फ्री का वाईफाई मिल जाता है, जहां वो अपनी बहन की जंग के साथ बैठकर फ्री वाईफाई का पूरा इस्तेमाल कर रहा होता है। उसकी मॉम चंगसुक उन्हें पिज्जा टाइम की व्हाट्सएप ग्रुप चेक करने के लिए कहती है। दरअसल वो पिज्जा टाइम के लिए पिज्जा डिलीवरी बॉक्स को फोल्ड किया करते हैं, जिसके बदले में उन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं। उनकी काम के दौरान कीड़े मारने की धुआं फैलाया जाता है और उनके घर के दरवाजा बंद ना होने के कारण पूरा घर धुएं में भर जाता है। लेकिन वो इस धुएं में भी जैसे तैसे बॉक्स को फोल्ड करके रख देते हैं। फिर जब पिज्जा टाइम की एक लड़की उनके बॉक्स को लेने के लिए आती है, तो वो उनकी पगार के 10% पैसों को काट लेना चाहती है, क्योंकि उन्होंने बॉक्स को सही से फोल्ड नहीं किया होता। इसीलिए वो थोड़ी भड़की हुई है। फिर कि वो उस लड़की को अपने बातों में फंसाकर उसे पूरे पैसे देने के लिए मना ही लेता है। उसी दिन रात को कीवू की दोस्त मिनयुक उससे मिलने के लिए आता है। मिन उसके लिए एक पत्थर लाया होता है जो मिन के दादाजी ने कीवू के लिए भेजा है। मिन बताता है कि इस पत्थर के बारे में ये मानना है कि इसको घर पर रखने से पैसे आते हैं। सबको ये पत्थर बहुत पसंद आता है, बस चंगसुक को छोड़कर, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मिन अच्छा खासा खाना लेकर आता तो ज्यादा बढ़िया रहता। फिर मिन और कीवू अलग से एक जगह पर बैठते हैं, जहाँ मिन कीवू को पाक दहाई नाम की एक लड़की को दिखाता है, जिसे वो ट्यूशन देता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद वो विदेश जाने वाला है, इसीलिए वो उसके वापस आने तक कीवू को उस लड़की को ट्यूशन देने के लिए कहता है। लेकिन कीवू के पास कोई भी कॉलेज की डिग्री नहीं है, इसीलिए वो थोड़ा झिझक रहा होता है। दरअसल दहाई बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, इसीलिए कीवू को लगता है आखिर इतनी अमीर फैमिली उसे नौकरी पर क्यों रखेंगे जिसके पास कोई भी कॉलेज की डिग्री नहीं है। लेकिन मिन उसे भरोसा देता है कि वो जाने से पहले पाक फैमिली को उसे रिकमेंड कर देगा, ताकि पाक फैमिली उसे अपनी बेटी की ट्यूटर के रूप में रख ले। मिन बताता है कि वो दहाई को बहुत पसंद करता है, इसीलिए वो ये नहीं चाहता कि कोई उसकी गैर मौजूदगी में दहाई की फायदा उठाए। इसीलिए वो अपने दोस्त पर भरोसा करके उसे दहाई की ट्यूटर के रूप में नियुक्त करना चाहता है, कि वो भी इस बात के लिए मान जाता है। अगले दिन वो अपनी बहन की मदद से एक जाली कॉलेज की डिग्री बना लेता है। दरअसल की जंग फोटोशॉप में बहुत माहिर है और ये सब उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। डिग्री लेकर वो सीधा मिसेस पार्क से मिलने के लिए जाता है। मिसेस पार्क बताती है कि उन्हें कॉलेज की डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे मिन ने रिकमेंड किया है। और मिसेस पार्क इस बात पे बहुत भरोसा करती है कि मिन ने जैसे रिकमेंड किया है वो अच्छा ही होगा। बस पहले दिन वो अपनी बेटी दहाई के साथ बैठना चाहती है, क्योंकि वो देखना चाहती है कि वो की पढ़ाने की तरीका कैसा है, कि वो दहाई को बहुत अच्छे से पढ़ाता है। उसके अंदर आत्मविश्वास जगाता है कि कैसे प्रॉब्लम्स को बेखौफ सॉल्व किया जाता है। मिसेस पार्क उसकी ये पढ़ाने के तरीके से बहुत खुश होती है, उसे अच्छी खासी पेमेंट भी देती है। जिसके बाद वो कीवू को दहाई की नई इंग्लिश टीचर केविन के नाम से अपनी मेड मुनगोंग से इंट्रोड्यूस कराती है। तभी मिसेस पार्क की छोटा बेटा दासोंग आ जाता है, जो बहुत शैतान है, जो पूरे घर में तीर धनुष लेकर किसी रेड इंडियन की तरह घूम रहा होता है। फिर मिसेस पार्क केविन को अपने बेटे की पेंटिंग दिखाती है, जो किसी चिंपैंजी की नहीं बल्कि उसकी खुद की पेंटिंग होता है। मिसेस पार्क को अपने बेटे में एक आर्टिस्ट दिखता है, इसीलिए वो अपने बेटे को एक महान आर्टिस्ट बनाना चाहती है। लेकिन आज तक कोई भी टीचर उसके पास 1 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाया, उसकी शैतानी की वजह से। ये सुनकर केविन की दिमाग की बत्ती जलती है और वो मिसेस पार्क को जेसिका नाम की एक आर्ट टीचर के बारे में बताता है। वो कहता है कि जेसिका ऐसे बच्चों को हैंडल करने में बहुत माहिर है, बस उसकी डिमांड थोड़ी ज्यादा है। जेसिका के बारे में इतना ज्यादा तारीफ सुनने के बाद मिसेस पार्क उसे मिलना चाहती है। अगले दिन की वो अपनी बहन की जंग को जेसिका के रूप में मिसेस पार्क से मिलाता है। उनकी ये मुलाकात दहाई चुपके से देख रही होती है। फिर केविन यानी की वो दहाई को पढ़ाने के लिए चला जाता है। दहाई केविन को अपने भाई दासोंग के बारे में बताती है कि वो बस अपने आप को महान दिखाने की कोशिश कर रहा है, कि दासोंग ऐसे ही चलते चलते खुले आसमान में देखने लगता है जैसे उसे किसी चीज से प्रेरणा मिल रही हो। ये सब बस उसका नाटक है। केविन कहता है, इससे तो तुम्हारी पढ़ाई की कोई लेना देना नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। फिर दहाई असली बात बताती है। दरअसल वो जेसिका को केविन की गर्लफ्रेंड समझ रही होती है। केविन बताता है कि जेसिका उसकी कजिन की क्लासमेट है और उसके साथ उसकी कोई लेना देना नहीं है। फिर वो दोनों आपस में किस करते हैं। जेसिका मिसेस पार्क से कहती है कि वो किसी भी बच्चे को उसके पेरेंट के सामने नहीं पढ़ाती। मजबूरी में मिसेस पार्क को नीचे इंतजार करना पड़ता है। मुनगोंग मिसेस पार्क को जूस के लिए पूछती है। ये सुनते ही मिसेस पार्क के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो मुनगोंग को जूस देकर दासोंग के रूम में भेजना चाहती है, क्योंकि वो तो पेरेंट नहीं है और वो अंदर जा सकती है, ताकि वो ये देख सके कि दासोंग की पढ़ाई कैसा चल रहा है। मिसेस पार्क बेसमेंट से बाहर आकर देखती है कि दासोंग जेसिका के साथ बाहर है और बिल्कुल आज्ञाकारी बंदा हो चुका है। जेसिका मिसेस पार्क को दासोंग की पेंटिंग दिखाते हुए कहती
कहती है कि दासोंग के साथ कुछ प्रॉब्लम है और हो सकता है उसे कुछ ऐसा सदमा पहुंचा है जिसकी वजह से वो ऐसी पेंटिंग बनाता है जिसके निचले हिस्से में कुछ अजीब सा बना होता है। यह सुनते ही मिसेस पार्क चौंक जाती है। जेसिका उसे हौसला देते हुए कहती है कि वो सब कुछ ठीक कर सकती है, बस उसे कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, लेकिन बस इसके लिए थोड़ी ज्यादा फीस देना होगा। मिसेस पार्क इस बात के लिए मान जाती है, पैसों की कमी थोड़ी है। फिर मिस्टर पार्क काम से घर वापस आते हैं और इतनी रात हो जाने के कारण वो अपनी ड्राइवर यून को जेसिका को घर पहुंचाने के लिए कहता है। यून जेसिका को सीधा घर पहुंचाना चाहता है, लेकिन जेसिका उसे हिबा स्टेशन पर उतारने के लिए कहती है। फिर जेसिका अपने दिमाग की बत्ती जलाती है और अपनी पैंटी उतार कर गाड़ी के सीट के नीचे रख देती है। अगले दिन पूरा किम परिवार एक ड्राइवर के कैफेटेरिया में होते हैं, जहां जेसिका यानी कीजंग अपने पिता से पूछती है कि क्या वो गाड़ी चलाना जानते हैं। किम बताता है कि उसने पहले थोड़ा बहुत ड्राइवर का काम किया है। फिर जेसिका और केविन उस प्लान के बारे में बात करते हैं जो उन्होंने ड्राइवर यून को फंसाने के लिए बिछा दिया है। जेसिका मिसेस पार्क की मजाक उड़ा रही होती है क्योंकि उसने जब उसकी बेटे दासोंग के बारे में ऐसी बातें कही थी जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, जैसे कि उसे सदमा पहुंचा है ऐसा कुछ, तो मिसेस पार्क रोने लगी थी। इस बात के लिए जेसिका को मिसेस पार्क पर बहुत हंसी आती है क्योंकि ये सब बातें बस उसने विकिपीडिया से उठाकर उन्हें बता दिया था, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, जिसके साथ दासोंग का कोई लेना देना नहीं है। अगले दिन जब मिस्टर पार्क ऑफिस से घर वापस आ रहे होते हैं तभी उन्हें गाड़ी में जेसिका की वो पैंटी मिल जाता है। मिस्टर पार्क को अपनी ड्राइवर यून पर शक होने लगता है। घर आकर वो इस बारे में अपने बीवी से बात करता है। मिस्टर पार्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यून ने उसके गाड़ी में सेक्स किया है क्योंकि वो जवान है, वो ऐसा कर सकता है। उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से होती है कि हो सकता है कोई लड़की गाड़ी में सेक्स करने के बाद अपना इयररिंग भूल जाए या फिर कोई और चीज भूल जाए, लेकिन आखिर कोई लड़की अपनी पैंटी कैसे भूल सकती है। इसलिए मिस्टर पार्क को लगता है कि यून ने उस लड़की को ड्रग्स देकर उसके साथ ये सब किया है। मिस्टर पार्क फैसला करते हैं कि वो यून से कार सेक्स के बारे में या फिर पैंटी के बारे में नहीं पूछेगा क्योंकि ये सब उसके स्टेटस के खिलाफ है, बल्कि कुछ और बहाना बनाकर यून को काम से निकाल देगा। उनकी ये सब बातें जेसिका सुन रही होती है और उसे अपना प्लान कामयाब होता हुआ दिखता है। मिसेस पार्क जेसिका से पूछती है कि उस रात जब यून उसे ले जा रहा था क्या उसने कुछ गलत महसूस किया था। जेसिका बताती है कि यून उसे घर ले जाना चाहता था लेकिन वही बस स्टेशन पर उतर गई थी। मिसेस पार्क बताती है कि वो यून को काम से निकाल देने वाले हैं, लेकिन वो उसे वजह नहीं बताती। जेसिका यून की तारीफ करते हुए कहती है कि वो बहुत अच्छा है, उस रात तो उसने बहुत अच्छे से पेश आया था और वो एक बहुत अच्छा ड्राइवर है। मिसेस पार्क कहती है ड्राइविंग के साथ मैनर्स भी होना जरूरी है। लोहा गर्म देकर जेसिका हथौड़ा मार ही देती है और वो मिसेस पार्क से कहती है कि उसके अंकल के ड्राइवर मिस्टर किम बहुत अच्छे थे, पोलाइट बिहेवियर, अच्छे मैनर्स, यहाँ तक कि वो उसे अपनी अंकल भी बुलाया करती थी। फिर जेसिका बहाना बनाकर कहती है कि उसके रिलेटिव शिकागो शिफ्ट हो चुके हैं और हो सकता है मिस्टर किम को काम की तलाश हो। ये सुनकर मिसेस पार्क मिस्टर किम से मिलना चाहती है क्योंकि उन्हें एक ड्राइवर की जरूरत है। उधर की वो अपने पिता को एक शोरूम में वैसे कार्स का एक्सपीरियंस करा रहा होता है जैसी कार मिस्टर पार्क के पास है ताकि उन्हें चलाने में आसानी हो। यानी कीजंग अपने पिता को पार्क फैमिली की ड्राइवर बनाना चाहती है। फिर मिस्टर किम मिस्टर पार्क से मिलने के लिए जाता है जो फिलहाल ऑफिस में है और घर लौटते समय हाथों में एक कप कॉफी लेकर वो मिस्टर किम की ड्राइविंग की परीक्षा ले रहे होते हैं, लेकिन उन्हें मिस्टर किम की ड्राइविंग बहुत पसंद आता है। फिर कीजंग और की वो तरकीब लगाते हैं कि पार्क फैमिली की जो मेड है मूनगोंग उसे काम से कैसे निकाला जाए और अपनी मॉम को नौकरी दिलाया जाए, लेकिन उसे निकाल पाना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि इस घर के जो पहले मालिक थे नमगुंग, उन्होंने इस घर को छोड़ने से पहले पार्क फैमिली को मूनगोंग से इंट्रोड्यूस करवा दिया था और उसे काम पर रखने के लिए कहा था। केविन को दाहाई के जरिए पता चलता है कि मूनगोंग को पीच से बहुत ज्यादा एलर्जी है, इसीलिए कभी भी उनके घर में पीच लाया नहीं जाता। केविन को मेड को निकालने की तरीका मिल जाता है और एक दिन वो पीच के ऊपर जो छोटे छोटे दाने होते हैं उन्हें मूनगोंग के ऊपर छिड़क देता है जिससे वो खांसने लगती है और इलाज के लिए अस्पताल चली जाती है, जहाँ मिस्टर किम दूर से उसके साथ सेल्फी ले लेते हैं और मार्केट से वापस आते समय वो मिसेस पार्क को वो सेल्फी दिखाते हुए कहता है उसने मेड को फोन पर बातें करते हुए सुना है जहां वो अपने ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में किसी से बात कर रही थी। ये सुनकर मिसेस पार्क चौंक जाती है। मिस्टर किम कहता है आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है और वो टीबी से पीड़ित मेड आपकी घर पर खाना बना रही है, सब कुछ कर रही है, पता नहीं इसका दासोंग पर क्या असर हो सकता है। यह सुनकर मिसेस पार्क और भी ज्यादा विचलित हो जाती है, लेकिन अब तक मिस्टर किम जो भी बोल रहा होता है वो सब वो घर से तैयारी करके आया है, बिल्कुल रट्टा मार के। फिर वो जेसिका को मैसेज करके बताता है कि वो 3 मिनट के अंदर घर पहुंचने वाले हैं, इसीलिए जेसिका पीच के टुकड़े मूनगोंग पर छिड़क देती है जिससे वो दोबारा खांसने लगती है।
मिसेस पार्क भी ये देख लेती है और मुनगोंग एक टिश्यू पेपर को डस्टबिन पर फेंक देती है। मौका देकर मिस्टर किम टिश्यू पेपर पर टोमेटो सॉस गिरा देता है जिससे वो खून जैसा लगने लगता है और वो टोमेटो सॉस वाले टिश्यू पेपर मिसेस पार्क को दिखाता है, जिससे मिसेस पार्क को पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है कि मुनगोंग को टीबी की बीमारी है। मजबूरी में मिसेस पार्क मुनगोंग को काम से निकाल देती है क्योंकि वो किसी ऐसे मेड को अपने घर पर नहीं रखना चाहती जिसकी बीमारी की वजह से उसके परिवार को खतरा हो सकता है, लेकिन वो उसे काम से निकालने की सही वजह नहीं बताती। मिस्टर पार्क ऑफिस से घर आते समय होटल पर खाना खाना चाहते हैं क्योंकि घर पर मेड नहीं है और उनकी बीवी को सही से खाना बनाना नहीं आता। मिस्टर किम उन्हें एक कार्ड देता है और बताता है कि ये दी केयर कंपनी है जो लोगों को घर से जुड़ी काम करने वाले लोग देते हैं, जैसे कि ड्राइवर, मेड, गार्डनर एटसेट्रा। कार्ड के पीछे एक नंबर भी दिया होता है जिस नंबर पर मिसेस पार्क कॉल लगाती है जिसे काम करने में बहुत तकलीफ हो रही होती है। फोन के दूसरे तरफ की जंग होती है जो मिसेस पार्क से दी केयर कंपनी की सीनियर एडवाइजर के तौर पे बात करती है और वो मिसेस पार्क को अपनी बातों में फंसाकर एक मोटी रकम लेके अपनी मॉम को पार्क फैमिली की मेड के तौर पे भेज देती है। अब पूरी की पूरी किम फैमिली पार्क फैमिली के घर में काम करती है। किसी की नौकरी छीनना कोई इनसे सीखे। रात को मिस्टर पार्क अपने बेटे के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाए होते हैं। दासोंग अपने गिफ्ट्स को देखते हुए मिस्टर किम को सूंघने लगता है, जिसके बाद वो चंगसुक यानी उनके घर की जो नई मेड है उसे भी सूंघने लगता है और वो बताता है कि इन दोनों की शरीर की गंध बिल्कुल एक जैसी है। मिस्टर पार्क उसे ये सब नौटंकी छोड़कर जेसिका के पास पढ़ने जाने के लिए कहता है। दासोंग बताता है कि जेसिका के शरीर से भी ऐसी ही गंध आती है, इसलिए किम फैमिली फैसला करते हैं कि वो सबकी कपड़े अलग अलग साबुन से धोएंगे ताकि उन्हें शक ना हो। इस बात को लेकर वो सब थोड़ी चिंतित होते हैं, लेकिन मिस्टर किम इस बात से बहुत खुश होते हैं कि जब दुनिया में इतने सारे पढ़े लिखे लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं और यहाँ उनका पूरा परिवार एक अच्छे खासे पैसों में काम कर रहा है और खुशी होनी भी चाहिए। अगले दिन मिस्टर पार्क की पूरी फैमिली कैंपिंग के लिए जाते हैं और उनके घर में पूरी की पूरी किम फैमिली होती है जो घर के हर एक आलीशान चीज की लुत्फ उठाते हैं, चाहे आलीशान बाथटब में नहाना हो या फिर कोमल बिस्तर पे सोना। रात को बहुत बारिश हो रही होती है और पूरी किम फैमिली शराब पीते हुए आलीशान घर में बैठकर बारिश की लुत्फ उठा रहे होते हैं कि वो अपने परिवार वालों को बताता है कि दाहाई उसे पसंद करती है और हो सकता है वो इस घर की दामाद बन जाए। अचानक पुरानी मेड मुनगोंग घर के बाहर आ जाती है जो उन्हें बताती है कि उसका कोई चीज घर में छूट गया है। चंगसुक के अलावा हर कोई घर में छुप जाता है ताकि मुनगोंग उन्हें देख ना ले, वरना पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा। मुनगोंग सीधा बेसमेंट में जाती है। जब वो बहुत देर तक बाहर नहीं आती तो चंगसुक उसे देखने के लिए जाती है कि आखिर वो इतनी देर से अंदर क्या कर रही है। चंगसुक देखती है कि मुनगोंग एक अलमारी को खिसकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसे खिसका नहीं पा रही होती, इसीलिए वो उसकी मदद करती है और हम देखते हैं कि दरअसल अलमारी के पीछे खुफिया दरवाजा है। मुनगोंग उसके अंदर चली जाती है, उसके पीछे चंगसुक भी चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि मुनगोंग अपने पति वोजिन सी को खाना खिला रही है। वो चंगसुक को बताती है कि दरअसल उसके पति यहाँ पर 4 सालों से है। जब इस घर का पहला मालिक नमगुंग इस घर को छोड़कर पेरिस जा रहे थे तो वो इस घर को पार्क फैमिली को देने के बाद भी उन्हें इस घर में मौजूद बंकर के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि उन्हें इस बंकर को लेकर थोड़ी एम्बैरेसिंग फील होती थी। साउथ कोरिया में ऐसे बंकर लगभग हर एक घर में मौजूद है जो नॉर्थ कोरिया के हमलों से बचने के लिए या फिर लोन वाले लोगों से बचने के लिए बनाया जाता है। मुनगोंग कहती है कि उसके पति को लोन वाले पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे और अगर वो उन लोगों के हाथ लग गया तो हो सकता है वो लोग उसे जान से ही मार दे। इसीलिए उसने अपने पति को पार्क फैमिली के यहाँ पर पहुँचने से पहले ही यानी 4 साल पहले इस बंकर में छुपा दिया था। मुनगोंग चंगसुक से रिक्वेस्ट करती है ताकि वो उसके पति को हफ्ते में 1 या 2 बार बंकर में खाना देने के लिए आ जाए। इसके बदले में वो उसे पैसे भी ऑफर करती है, लेकिन चंगसुक इसके लिए मना कर देती है। उनकी ये बातचीत किम और उसके परिवार चुपके से सुन रहे होते हैं, लेकिन गलती से वो नीचे गिर जाते हैं और गलती से ही कि वो मिस्टर किम को पिता बोल देता है और मुनगोंग इसे समझ जाती है कि वो सब परिवार है, मतलब उनका पूरा भांडा फूट चुका है। मुनगोंग उनकी ये वीडियो बनाकर मिसेस पार्क को भेज देने की धमकी देती है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो इस वीडियो को मिसेस पार्क को भेज देगी। अगर जेल जाना ही है तो वो सब मिलकर जाएंगे, क्योंकि गलती सबने की है। मुनगोंग उस वीडियो के बदौलत पूरी की पूरी किम फैमिली को अपने इशारों पर नचाती है, लेकिन मौका देकर किम फैमिली उन पर हमला करके उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। तभी मिसेस पार्क की कॉल आती है और वो चंगसुक को खाना तैयार करने के लिए कहती है और बताती है कि उनका कैंपिंग नहीं हो सकता, क्योंकि बारिश की वजह से वो जिस जगह पर कैंपिंग करने वाले थे वहाँ पर बाढ़ आ चुकी है, इसीलिए वो घर वापस आ रहे हैं और वो 8 मिनट के अंदर घर पहुँचने वाले हैं। ये सुनते ही वो सब अपने फैलाए रायते को साफ करने लगते हैं, जैसे कि पूरे घर में फैलाए अपनी गंदगी को साफ करना और मुनगोंग के साथ उसके पति को बांधकर बेसमेंट में बंद कर देना। इधर पार्क फैमिली घर पहुंच जाते हैं
चंगसुक देखती है कि मुनगोंग बेसमेंट से बाहर आ रही है, इसीलिए वो उसे लात मारकर दोबारा बेसमेंट की तरफ धकेल देती है। इससे उसके माथे पर बहुत गहरी चोट आती है और मिस्टर किम उसे दोबारा बंकर में ले जाता है। मिसेस पार्क चंगसुक को बताती है कि दासोंग के साथ फर्स्ट ग्रेड में घटना हुआ था। उसके जन्मदिन की रात वो केक खाने के लिए किसी को बिना बताए किचन में आ गया और फ्रिज से केक निकाल कर खा रहा था, लेकिन अचानक उसने बेसमेंट से एक भूत को बाहर आते हुए देखा। इस घटना से उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था, इसीलिए उस दिन से लेकर आज तक वो कभी भी घर पर उसकी जन्मदिन नहीं मनाते। लेकिन आज बारिश की वजह से वो बाहर नहीं मना पाए, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो कल दासोंग की जन्मदिन की तौर पे एक पार्टी रखेंगे। खाना खाने के बाद वो सब सोने जाने ही वाले होते हैं, लेकिन दासोंग बारिश में ही एक टेंट लगाकर बाहर बैठ जाता है। उन्हें बाहर आते देखकर किम फैमिली सोफे के पास एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं। सिवाय चंगसुक के मिस्टर पार्क उसे अंदर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं आता, इसीलिए मिस्टर और मिसेस पार्क सोफे पर ही सो जाते हैं ताकि वो दासोंग पर नजर रख सके। जिसके बाद मिस्टर पार्क अपने बीबी से मिस्टर किम के बारे में बात करता है। वो बताते हैं कि मिस्टर किम की शरीर से सड़ी हुई मूली जैसी गंध आती है, जिसकी वजह से उन्हें गाड़ी में बहुत तकलीफ होती है। मन करता है कि वो गाड़ी के पिछले सीट पर जाके बैठ जाए। उनकी ये सब बातें टेबल के नीचे छुपे मिस्टर किम सुन रहे होते हैं और उन्हें यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। फिर मिस्टर और मिसेस पार्क थोड़ी मस्ती करते हैं, जिसके बाद वो नींद चले जाते हैं। मौका देखकर चंगसुक अपने परिवार वालों के यहाँ से भेज देती है। घर पहुंचकर वो देखते हैं कि बहुत तेज बारिश के कारण उनका पूरा घर लगभग डूब चुका है, इसीलिए वो कुछ जरूरी सामान लेकर एक जिम्नाजियम में आश्रय ले लेते हैं, जहाँ उनकी तरह और भी लोग होते हैं जो कल रात की बारिश की वजह से बेघर हो चुके हैं। सुबह पार्टी के लिए पार्क फैमिली के बहुत सारे रिश्तेदार आए होते हैं। केविन उस पत्थर को लेकर बंकर में चला जाता है, क्योंकि वो मुनगोंग के साथ उसकी पति की किस्सा ही खत्म करना चाहता है। अंदर जब वो मुनगोंग की तरफ बढ़ रहा होता है जो जमीन में निढल पड़ी होती है, तभी जिंसी उसे पीछे से पकड़ लेता है। इस दौरान वो यहाँ से भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन जिंसी उसी पत्थर से उसकी सर को कुचल देता है। जिसके बाद वो अपने हाथों में एक चाकू लेकर पार्टी की तरफ बढ़ने लगता है और जेसिका के सीने में चाकू घुसा देता है। दासोंग उसे देखते ही बेहोश हो जाता है। उसे वो पल याद आता है जब उसने फर्स्ट ग्रेड में एक भूत को देखा था, जो दरअसल यही आदमी था। इस घटना से पार्टी में भगदौड़ मच जाती है। चंगसू अपनी बेटी को बचाने के लिए जिंसी से भिड़ जाती है और आखिरकार उसके शरीर में एक तलवार घुसाकर उसे मार देती है। मिस्टर किम अपनी बेटी के पास होते हैं, जिसकी हालत बहुत खराब होती है। फिर उनकी नजर जाता है कि वो पर, यानी उनके बेटे पर, जिसे दाहा अपनी कंधे पर उठाकर मदद के लिए इधर उधर भाग रही होती है। मिस्टर पार्क अपने बेटे को अस्पताल ले जाने के लिए अपने ड्राइवर मिस्टर किम को बुला रहे होते हैं, लेकिन इधर मिस्टर किम भी अपने परिवार के लिए चिंतित होते हैं, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है। इसीलिए मिस्टर किम उनकी तरफ गाड़ी की चाबी फेंक देता है और मिस्टर पार्क जब चाबी उठाने के लिए नीचे झुकते हैं, तब वो खून की गंध की वजह से अपने नाक को बंद कर लेते हैं। मिस्टर किम को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है मिस्टर किम उसकी बेइज्जती कर रहा है उसकी शरीर की गंध की वजह से। इसीलिए वो एक चाकू उठाकर मिस्टर पार्क के सीने में घुसा देता है और इस तरह पार्टी के साथ दोनों परिवार बर्बाद हो जाते हैं। फिर मिस्टर किम यहाँ से भाग जाते हैं। इस घटना के 1 महीने बाद कीवो की आंख एक अस्पताल में खुलता है, जहाँ उसकी ब्रेन के ऑपरेशन किया गया है और वो थोड़ा बहुत अपने दिमाग की संतुलन खो चुका है, जिसे ठीक होने में थोड़ी समय लग सकता है। कीवो और उसकी माता पर फाउल प्ले और फॉर्जरी का केस बनता है, लेकिन उन्हें प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये सब उन्होंने सेल्फ डिफेंस में किया है। अब किम के परिवार में बस 2 ही लोग जिंदा है, कीवो और उसकी माता। कीजंग की उस घटना के बाद ही मृत्यु हो चुकी थी। घर में कीवो उस दिन की मीडिया रिपोर्ट देख रहा होता है, जहाँ रिपोर्टर बताती है कि मिस्टर किम की यहाँ से निकलने के बाद अब तक उनकी कुछ भी पता नहीं चला है कि वो किस तरफ गए, कहाँ गए, कुछ नहीं पता। कुछ दिन बाद की वो पहाड़ों में घूमने के लिए जाता है, जहाँ से वो दूरबीन की मदद से उस घर को देख रहा होता है। सुबह से लेकर शाम तक जिस घर की वजह से और उनकी लालच की वजह से 2 परिवार बिखर चुका है, कि वो देखता है कि किचन की लाइट बार बार ब्लिंक हो रही है, जो दरअसल मोर्स कोड की भाषा में एक संदेश है। कि वो उस संदेश को अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेता है, जिसे डिकोड करने पर उसे पता चलता है कि उसके पिता उसी घर के बंकर में है। उस घटना के बाद वो बेसमेंट से होता हुआ बंकर में पहुंच गए। फिर उन्होंने मौका देकर मुनगोंग को, जिसकी मृत्यु हो चुका है, उसे सही तरीके से मिट्टी में दफन कर दिया था। मिस्टर किम की संदेश में यह भी लिखा होता है कि वो चुपके से खाना चुरा कर दोबारा बंकर में वापस आ जाते हैं और यहाँ पर उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है और वो कीवो को उसके लिए चिंता करने के लिए मना करता है। मिस्टर किम हर रोज इसी संदेश को मोर्स कोड के रूप में भेजा करते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि एक न एक दिन उसके बेटे को जरूर ये संदेश मिल जाएगा। कि वो भी अपने पिता के लिए एक लेटर लिखता है, जहाँ वो बताता है कि एक न एक दिन जरूर वो इतना पैसा कमा लेगा कि वो उस घर को खरीद सके और अपने पिता को उस बंकर से आजाद कर सके। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।